good afternoon everyone. Okay guys, so we will be starting CSET. कुछ लोगों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ यहाँ पे और कुछ लोग फ्रेश हैं. तो चलो पहले CSET स्टार्ट करने से पहले ये बात कर लेते हैं. अच्छा, लास्ट टाइम किसने आप में से किसी ने CSEट मतलब CSET पेपर तो शायद देखा होगा कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने शायद नहीं भी देखा, तो इसको डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं. देखो यार, जनरली हमारे दिमाग में आता है यार CSET एक थोड़ा सा इसकी हाइप भी बनी हुई है कि डिफिकल्ट है, और नो डाउट डिफिकल्ट चल भी रहा है. ठीक है, समाउ उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब यूट्यूब पे इतने सोर्सेज अवेलेबल है, फ्री सोर्सेज भी बहुत अवेलेबल है, कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है, और ये भी इसके एक रीजन हो सकते हैं. अब दूसरी चीज क्या है कि एक हाइप बना दी लोगों ने कि यार बहुत डिफिकल्ट है. अब डिफिकल्ट होने का रीजन सबसे बड़ा ये हो जाता है कि जनरली जो क्वेश्चंस पहले आते थे सी सेट में 4-5 साल पहले, और अब के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 4-5 साल से, वो उनमें काफी वैरायटी में डिफरेंस है. डिफरेंस का एक सबसे बड़ा रीजन है नंबर सिस्टम. आई एम टॉकिंग मेनली अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि क्वांट वाला पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन. लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली सब कर ही लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी सब कर लेते हैं. सो आई एम टॉकिंग मोस्टली अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो पहले क्या होता था एग्जाम में, अर्थमेटिक was one of the most important topic, but from the last 4 and 5 years ये अकेला टॉपिक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. उसका एक सिंपल सा रीजन है, जब आप क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करते हो और स्टार्टिंग के अगर आपको 5 to 6 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के दिख जाते हैं बैक टू बैक, तो किसी को कितनी भी अच्छी मैथ्स भी आती है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार बिकॉज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे देख के लगता है यार इस तरह का क्वेश्चन तो कभी किया ही नहीं, अप्रोच ही नहीं किया. और उस चक्कर में जो आगे वाले क्वेश्चंस जो डुएबल शायद हो भी सकते थे, उनमें भी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, और उस वजह से हम उन क्वेश्चन को भी अप्रोच नहीं कर पाते. एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज जाएं अगर सीसेट एग्जाम को अप्रोच करें, तो डेफिनेटली अगर मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को पिक भी ना करूं, ठीक है, तब भी मैं सिलेक्शन निकाल सकता हूं. वो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है, बट उसके लिए आपको अदर टॉपिक्स में स्ट्रेंथ बनानी होगी. रही बात नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में इतना डिफिकल्ट क्या है. देखो, नंबर सिस्टम से अकेले जो क्वेश्चंस हैं आप 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, और आ भी रहे हैं. लास्ट ईयर भी था, लास्ट से लास्ट ईयर भी था. और एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जिन लोगों के पास 11th-12th में मैथ्स होगी वो जानते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना डिफिकल्ट टॉपिक था. अनडाउटेडली वो है, but if I have to compare out of these two topics, number system and PNC, I would say number system is comparatively very easy with respect to permutation and combination. Permutation combination में cases काफी बनते हैं, but number system में ऐसा नहीं है. तो number system को अगर easily समझा जाए तो सभी के सभी 10-15 क्वेश्चंस में से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50% क्वेश्चन तो एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है. और मेरी कोशिश वही रहेगी. आज की जो मेन फर्स्ट जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम ही रखा है. उसका एक रीजन सिंपल सा यही है कि नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक है, और अगर प्रॉपरली अप्रोच करें तो डुएबल है. आप खुद भी क्लास में साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि आप इजीली कर पाओगे अगर प्रॉपर अप्रोच से जाए. बट नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सिंगल सिंगल बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स हैं. जैसे मैं आपको एक छोटा टॉपिक के बारे में बात करूं, लास्ट डिजिट फाइंड करना, रिमाइंडर्स, फैक्टर्स, या इवन ऑड नंबर. तो नंबर सिस्टम इसलिए इतने वास्ट टॉपिक हो जाते हैं बिकॉज इसके सब टॉपिक्स बहुत हैं. इस वजह से इसका वेटेज भी ज्यादा है, क्योंकि इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं. अर्थमेटिक की जैसे मैं बात करूं तो परसेंटेज एक टॉपिक आता है अर्थमेटिक में. परसेंटेज इज समथिंग जो 7th क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है, 8th क्लास का भी बच्चा पढ़ रहा है. ठीक है, तो उसमें ज्यादा वैरायटी है ही नहीं. उसमें वैरायटी में क्या है, परसेंटेज में एक बंदे की सैलरी दूसरे से 20% ज्यादा है, एक बंदे की सैलरी दूसरे से 20% कम है, दोनों का सम गिवन है, बस. उसके अलावा वैरायटी नहीं है. बट जब मैं नंबर सिस्टम की बात करूंगा, इसमें इतनी वैरायटी है कि अगर मैं 1 लाख क्वेश्चन भी क्रिएट करूं तब भी कम है. तब भी दूसरा बंदा आएगा और बोलेगा मैं नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं. बट अर्थमेटिक में वैरायटी पॉसिबल नहीं. इसी वजह से अगर आप अर्थमेटिक का वेटेज देखें तो ये जस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस का ही रह गया है.
अब अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं TNW, टाइम इन वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं वो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। क्वांट की कोई भी आप बुक लेने जाओगे, परचेज करोगे मार्केट में, या आप एनसीईआरटी भी उठाओगे 7th 8th में, वहां इजीली मिल जाएगा। बट ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंपटीशन वाइज अगर देखा जाए तो ये टॉपिक एक सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है बच्चों के सी सेट में सिलेक्शन। अगर ये टॉपिक स्ट्रेंथ बन जाती है तो सी सेट इजिली निकल जाता है। और हमारी इनिशियली फ्यू क्लासेस इसी के ऊपर होने वाली है, नंबर सिस्टम के ऊपर, और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे टॉपिक डिफिकल्ट है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो नंबर सिस्टम को देख के समझ में आता है कि नंबर्स जिनके साथ हम डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट उस सेंस में भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका क्लासिफिकेशन। अच्छा देखो, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आपने मेरी क्लासेस के नोट्स और जो शीट आपको प्रोवाइड होगी प्लस होम असाइनमेंट जो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होगा, अगर आप वो भी ईमानदारी से अच्छे से कर लेते हो तो सीसेट इजीली निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करके इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही डिस्कस की जाएंगी, कोई भी फालतू की चीजें डिस्कस नहीं की जाएंगी। साथ के साथ मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कुछ नए बच्चे हैं, कि जो सीसेट है या यूपीएससी बेसिकली जो क्वेश्चंस उठाता है वो उठाता है कैट से, ठीक है। तो कैट के जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं उनको ही वो थोड़ा सा फ्रेम करके या कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन को उठा देता है, कि रख देता है। तो अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर सीसेट क्वेश्चन, मैं साथ ही साथ कैट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ अपने क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सिर्फ रेलेवेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी, और टॉपिक्स आपको खुद रियलाइज होगा बहुत आसान है, बट एक प्रॉपर अप्रोच है उसकी। जिसको नहीं पता उसके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बट जिसको पता है उसके लिए ईजी है, और उसको और आसान मैं बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम किस पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला नंबर है इसके अंदर रियल नंबर। नाम से ही पता चलता है जो भी नंबर रियल है या जो भी नंबर हम देखते हैं उस सारे नंबर को हम रियल नंबर बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज। रियल नंबर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। हर वर्ड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं आपसे रैशनल नंबर डिस्कस कर रहा हूं तो रैशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैशनल नंबर इज बेसिकली आर दोज नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज q अगर 0 हुआ तो वो अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इरेशनल नंबर वो है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिंपल में देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट। सिंपल वे में समझें, इरेशनल नंबर वो हैं जिनके रूट नहीं ले सकते, ठीक है। साथ के साथ एक फेमस नंबर पाई, पाई इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। पाई की जनरली हम वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, बट वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उस पर ही कवर करूंगा। पहला आता है फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज इंटीजर्स। लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट p एंड q आर नेचुरल नंबर।
ये ध्यान रखिएगा। सो 1/2 इज अ फ्रैक्शन, -1/2 इज नॉट अ फ्रैक्शन, वो एक रैशनल नंबर। एंड फ्रैक्शन के भी दो सब पार्ट्स हैं, एक है प्रॉपर, आई थिंक दिस इज विजिबल टू, ओके, यहां तक विजिबल है, ओके ग्रेट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कोई आइडिया देगा व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, हर चीज पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, 1/2, 2/3 ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में एग्जांपल 3/2, 5/5। ये बेसिक पार्ट है, यहां तो कोई डाउट? क्लियर, ओके। सिमिलरली इंटीजर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इंटीजर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन आपको पता ही होगा, 0, 1, 2 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, -1, -2 डॉट 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 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो दीज आर इंटीजर्स। अब इंटीजर के भी सब टाइप्स हैं, ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाता है नेगेटिव इंटीजर। याद रखिएगा, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। काफी लोगों को देखा है कि 0 को पॉजिटिव इंटीजर में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, फाइन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है जिसका नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जनरली जब हम नॉन नेगेटिव देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, बट हम उसमें मिस कर देते हैं 0, ठीक है। सो नॉन नेगेटिव बेसिकली 0 प्लस पॉजिटिव। तो ये जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अब समझो ये बेसिक्स को जो हम इग्नोर करते हैं, हम जब डिफिकल्ट चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग बेसिक्स में ही फंसते हैं। और अभी इन सब चीजों पे मैं एक एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, यहां तक क्लियर सभी को? ओके। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो जस्ट क्लासिफिकेशन की, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है PQRS इज अ इंटीजर, तो PQRS इंटीजर है, तो हमारे दिमाग में आएगा फिर -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बट अगर वो नेचुरल नंबर बोल रहा है तो वी विल लुक फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर बोल रहा है तो हम पॉजिटिव के साथ 0 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इन द सेम वे अगर लिखा हुआ है एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में आना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, हमें वो एग्जांपल लेना है। क्लियर है ये पार्ट? ठीक है, हाँ। होल नंबर इज बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज होल नंबर्स, दैट मींस पॉजिटिव एज वेल एज 0, 0 to infinity. Okay, shall we move on to next part? Right. Okay, so अब इसको नेचुरल नंबर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई करने जाएंगे, या होल नंबर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये सी सेट का फेवरेट है जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, इवन एंड ऑड। हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है।
और आता किस पे, उस पर बात कर लेते हैं। इवन नंबर जनरली सबको पता है डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है किस चीज पे, ओके उसको नोट करके लिखवा रहा हूँ। नोट मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हाईलाइट करके आप लिख लेना। फर्स्ट इवन प्लस इवन, बताइए कोई इवन प्लस इवन, इवन। व्हाट अबाउट इवन माइनस इवन, तो इसी में चेंजेस कर देता हूं मैं, प्लस माइनस। तो इवन प्लस इवन इवन, इवन माइनस इवन इज आल्सो इवन। नेक्स्ट वन इज इवन प्लस ऑड, ऑड। सिमिलरली इवन माइनस ऑड इज ऑड। कभी भी कोई डाउट हो, टेक एनी टू नंबर्स और वहीं पे क्रॉस चेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इवन प्लस इवन 2 + 4 6, इवन प्लस ऑड 2 + 3 5। ठीक है, तो रटने का कुछ नहीं है इसमें। कभी भी डाउट है, टेक टू एन नंबर्स एंड तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ऑड प्लस ऑड इवन and odd minus odd is even. Fine. Second, even into even is even, even into odd is even, and odd into odd, odd. Third, even raised to the power any natural number, बताइए कोई even raised to the power any natural number, even. You can check for any power of 2, 2 square is 4, 2 cube is 8. Similarly, odd raised to the power natural number is odd. Fine. Next, fourth, even by even. Tell me, even by even. We cannot determine. Let's take an example. 6 by 2, 3, 8 by 4. So even भी आ सकता है, odd भी आ सकता है. We are not sure of this thing. And odd by odd, again we cannot determine. Example 1 by 3. First number is 1, second number is 3. 1 by 3 is a fraction. ठीक है, ना वो odd है ना वो even है. तो यहाँ से सीखा क्या हमने, what we can understand from this part, कि ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अनदर वन इज पावर. सो इन दीज 4-5 अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास सिर्फ श्योरिटी है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की एंड पावर रेज की. डिवीजन के लिए हम कोई आंसर नहीं बता सकते. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए इसकी. साथ में मेरे साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1. मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ. Okay guys, so first question says PQR are odd natural number, which of the following is definitely false. ठीक है, so definitely false मतलब वो हमेशा false होना चाहिए, right? ये नहीं कि 50% केसेस में है 50% में नहीं है. Okay, now अभी क्या सीखा, डिवीजन के पार्ट में we cannot say anything. So directly जब ये क्वेश्चन आया, so what we will do कि ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में डील कर रहे हैं और डिवीजन के केस में तो हम आंसर बता ही नहीं सकते कि इवन होगा या ऑड होगा, राइट?
तो हमें सी और डी को ही चेक करना है। ये पार्ट क्लियर है आई थिंक। ओके, सी को देखते हैं। सी सेज ऑड पी क्यू आर ऑड, so this is odd raised to the power anything is odd minus odd, so odd minus odd even, और क्वेश्चन है even ही बोला है, so this is a correct statement, so C cannot be the answer, answer will be D। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। this is odd, this is also odd, odd into odd is odd but in this case even given, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। राइट, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, आप सी सेट 2024 उठा के देख लेना, बिल्कुल इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको इवन ऑड, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हर साल आप लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, जिसको नोट करना है वो कर सकता है यहां तक। उसके बाद वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम योर शीट, क्वेश्चन नंबर 5। या टेल मी आंसर ऑफ 5th। सेकंड डेफिनेटली गलत है, फर्स्ट, सो आंसर विल बी ओके। सो आंसर ए कितने लोगों का आ रहा है? 1 2 3। ओके, व्हाट अबाउट बी? ओके, 1 person got B 2। नाइस, व्हाट अबाउट सी? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका कोई भी आंसर नहीं आया? उनसे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लो, जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे फोकस करना है, और क्वेश्चन से डरना तो बिल्कुल नहीं है। ये समझो इवन ऑड हम 4th 5th क्लास में सीखते थे, तो एक माइंडसेट वही होना चाहिए यार, उसी पे तो क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या बोला है उसने? पी क्यू आर एस टी आर इवन नंबर एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, तो फालतू में फंसाने के लिए ऐसा किया गया है कि कोई भी 2 इसमें ऑड हैं। ठीक है, ओके, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ओके, तो आपसे बोला है पी क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन, तो ये इवन होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहां पे आपको बोला है कि कोई भी एनी 2 नंबर ऑड होंगे। आप ये सोचो कोई भी 2 नंबर ऑड होंगे, ऑड प्लस ऑड करूं या ऑड माइनस ऑड करूं, भाई दोनों ऑपरेशन है ना, यहाँ पे एडिशन का भी है सब्ट्रैक्शन का भी है। ऑड प्लस ऑड करूं क्या होगा? इवन। ऑड माइनस ऑड करूं तब भी क्या होगा? इवन। राइट, मतलब या तो मैं नंबर यहां पे लूं या प्लस में लूं, वो एट द एंड बनाएगा क्या? इवन। सो वो 2 नंबर सिंगल बन के इवन हो चुके। राइट, अब 3 रिमेनिंग क्या बचे हैं? इवन। इवन में इवन का ही ऐड करूं या इवन में इवन का ही सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मिलता है? इवन। तो क्या फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया? बताओ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ओके, अब आते हैं बी पे, सेकंड वाले पे। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड। ये हमेशा ऑड होगा,
ये क्वेश्चन सेटर ने बोला है। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये पार्ट हमेशा आपको इवन देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 इज अ इवन नंबर और 2 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इवन मिलेगा। ये बात समझ में आती है? ये भी इवन है, ये भी इवन। ठीक है, मैंने कुछ पी आर और एस को पुट नहीं किया है अभी। ठीक है, मैं जस्ट इतना ऑब्जर्व कर सकता हूं कि यार ये तीनों इवन होंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। नाउ अब व्हाट अबाउट क्यू एंड टी? अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि 3 में से कोई 2 ऑड होंगे। लेट्स से ये दोनों वही नंबर हैं जो ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हुआ? इवन हुआ। ये तीनों ऑलरेडी इवन चल रहे हैं। अगर इसमें भी मैं इवन का ही ऐड करूंगा तो ये चारों क्या बनेंगे? इवन बनाएंगे। बट क्वेश्चन में बोला क्या है? ऑड। ये तो फॉल्स हो गया, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच करो तो टेक अ रिस्क, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे गलत होके कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, बट सही हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो। तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस। अब प्लीज ट्राई करो इसके बाद 6 क्वेश्चन। आप नोटिस कर सकते हो साथ में मैंने 2023 मेंशन भी किया है। ये दोनों क्वेश्चन 2023 में आए हैं और इवन ऑड पे ही हैं। ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ओके, बी। ठीक है, आपने फर्स्ट को इग्नोर क्यों कर दिया? डिवाइड था, बट आपने एक एक वर्ड पे फोकस नहीं किया, कैन बी। कैन बी का मतलब ये है कि हो सकता है। तो अगर एक भी केस आंसर में आ रहा है तो वो आंसर वैलिड है। मैंने, हाँ वही तो कह रहा हूं, बट क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते? क्योंकि कभी इवन आ जाता है, कभी ऑड आ जाता है, राइट? ये इसी वजह से डिटरमाइन, डेफिनेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट उसने बोला कैन बी। हाँ, तो वो चांस अगर एक भी आ रहा है तो वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए कैन बी वर्ड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ट्राई करो। ठीक है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लीजिए प्लीज सभी। अच्छा, आप लोगों को शायद प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर के बारे में आइडिया ना हो, चलो कोई नहीं, मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट पे आ गया, मैं उसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ एक बार जल्दी से, फिर उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद कुछ लोगों को आइडिया ना हो। तो इवन ऑड के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी, प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर इज सिंपली दैट नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक ऐसा नंबर जो कोई भी 2 नंबर से डिवाइड होता हो, और वो 2 नंबर कौन से होंगे? 1 और एक नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल के लिए हम 2, 3, 5, 7, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। ठीक है, सेम चीज कॉम्पोजिट के लिए बात करें तो कॉम्पोजिट नंबर मींस more than 2 factors। Example 4, 6, 8, 10। जैसे 4 के लिए बात करें, सिंपल वे में समझते हैं, 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो आप देखोगे 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, और 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो वो कॉम्पोजिट में आ जाता है जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, और प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये वो नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़े से प्राइम नंबर याद भी रखो टिल एटलीस्ट 20 तक, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में प्राइम नंबर का यूज आया है, एलआर में भी बहुत यूज देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, पहले इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट लगाते हैं।
P प्लस सी एंड P माइनस सी कैन बी इवन। कैन बी का मतलब मैंने बता ही दिया था, फिर से बता देता हूँ। कैन बी मतलब अगर 100 में से एक भी पॉसिबिलिटी आती है तब भी मेरा आंसर वैलिड है। ठीक है, ओके। सो P प्लस सी, P माइनस सी। आप कोई भी दो नंबर लेके भी चेक कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी P प्राइम नंबर कोई भी आपको पसंद आ रहा है नंबर, आप ले लिया। लेट्स से आपने 2 ले लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे को माइनस करना है, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा नंबर लेता हूँ जिससे कि मैं माइनस कर पाऊँ। ठीक है, तो क्या लिया जाए? लेट्स से 5 ले ले और ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा यार? यहाँ पे 5 माइनस 4, ऊपर 9 है, नीचे 1 है। ये तो ऑड आ गया, ये तो फेल हो रहा है। मुझे तो इवन की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब 4 की जगह अगर मैं 2 लेता तो कुछ फर्क पड़ता क्या? देखते हैं। 5 प्लस 2, यहाँ से भी कुछ बनता नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का ही है। यहाँ पे आपको 2-3 नंबर्स लेके ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कैन बी, तो हमें 2-3 बार देखना पड़ेगा। और देखो इनफ टाइम होता भी है हमारे पास कि हम 2-3 केस लेके चेक करें। कोई और बताएगा कौन से केस लें? 9 एंड 3, क्या 9 प्राइम है बट कॉम्पोजिट है और 3 प्राइम है? ठीक है, बट यहाँ पे तो पंगा हो जाएगा ना, 3 माइनस 9। अच्छा चलो कोई नहीं, माइनस में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। -6 कितना आ गया? -2 इवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह की पॉसिबिलिटी में आपको वैल्यूज को चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बता सकते। क्योंकि यहाँ कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि P प्लस सी कुछ होगा। क्योंकि P जो है, अगर आप ध्यान से देखो, प्राइम नंबर जो है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इन द सेम वे कॉम्पोजिट के लिए भी मैं बात करूं तो वो ऑड भी हो सकता है और इवन। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज को ही लेके चेक करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? 2P प्लस सी कैन बी ऑड। कैन बी ऑड। अब देखो यहाँ पे क्या है, C इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड 2P तो एक हमेशा इवन नंबर ही देगा। तो कोई भी इवन नंबर ले लो आप। ठीक है, प्लस सी, अब कोई भी ऑड नंबर लेके देख लीजिए। सी क्या है? मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, बताया है मैंने। आप क्या करो, 1 से लेके 20 तक के कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर याद रख लो, जिससे कि आप पुट करके देख पाओ। ज्यादा नहीं बोल रहा आपको याद रखने के लिए, 1 से लेके 20 तक के बस। ठीक है, आप देखोगे इवन प्लस 9, क्योंकि 2P इवन ही बनाएगा, इसलिए मैंने P की वैल्यू चेक ही नहीं की। इवन प्लस 9, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड देगा, वैलिड हो गया। ठीक है, थर्ड, T इंटू सी कैन बी ऑड। ऑड कैसे मिलेगा? देखो ये प्राइम नंबर कोई ले लो आप, ले लिया आपने 3 इंटू 9 ही ले लिया, 27। इसलिए आंसर क्या हो गया? डी, ऑल। अब यहां से आपने एक चीज और नोटिस की हो कि क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी भी होते हैं, क्योंकि हर बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है तो आप इस पर डेफिनेटली जंप करोगे, और अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भी नहीं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 80, और इसमें से 10 भी गलत हो जाते हैं, तब भी सिलेक्शन हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है। कैसे? देखो 40 इंटू 2.5 बताइए कितना आएगा? 2.5 के कितने मार्क्स का है? सॉरी 2 का है, 2.5 के बोल रहा हूँ। 2 पॉइंट, हाँ सॉरी 100 हो गया। आप बताओ नेगेटिव कितना लिखूं? कितना है? हाँ हाँ, कितना? 6.6, मतलब इसका 1/3। हाँ 6, तब भी आपको कितने मार्क्स चाहिए? ये देखो कितना आ रहा है, 94। ज्यादा नहीं हो रहा है? बताओ। हाँ, कितना माइनस होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को तो ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, एक 1 करेक्ट के कितने मार्क्स हैं? 2.5। रॉन्ग के कितने हैं?
तो 1/3 कितना होगा, 6 होगा, मतलब 0.66 होगा या 0.88 होगा। ठीक है, हाँ तो क्या फर्क पड़ा, 90 प्लस मान लें, क्या 90 से काम चल जाएगा, बताओ। चल जाएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 80 में से अगर 40 क्वेश्चन भी अगर हम करते हैं और उसमें से 10 भी गलत हो जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे रहे हो और क्रॉस चेक कर रहे हो कि यार कोई गलत तो नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन है। ये वो एग्जाम तो है नहीं यहाँ पे जाके मेरे को 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी रेदर देन ऑन स्पीड। यहाँ पे आपको प्रूफ को शाबाशी थोड़ी ना मिल रही कि यार भाई मैं 60 क्वेश्चन ठीक करके आया था, राइट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है इतना पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो प्लीज, 7th वाला। फोकस ऑन एक्यूरेसी अगेन, नॉट ऑन स्पीड। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, आराम से हर क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि अगर भाई कोई गलती तो मिस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सी 1/3 ओके। 1/3 नहीं, डी 1 2 3। अच्छा, सेकंड ऑप्शन कैसे करेक्ट है बताओ। सेकंड कैसे करेक्ट किया आपने। सेकंड तो नहीं होगा ना करेक्ट, सी। ठीक है, सब सी करेक्ट। ओके, चेक कर लेते हैं कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपने नोटिस किया हो, देखो 2022 एंड 2023 में प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पे क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो कैन बी को यूज किया गया है। तो कैन बी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको पॉसिबिलिटी देखनी कि क्या किसी ऑप्शन के वजह से वो पॉसिबल हो जाए बस। तो साफ बोला है, पी इज अ प्राइम नंबर एंड क्यू इज अ कॉम्पोजिट नंबर, पी एंड क्यू कैन बी ऑड। तो इस तरह का अगर आप नोटिस करो, 6 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन और 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या दोनों सेम नहीं है। तो देखो पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना, 6 का थर्ड और 7 का फर्स्ट सेम ही तो है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, मतलब वो तो हमने प्रूव किया था यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वैलिड है। ओके, सेकंड को बाद में चेक करता हूँ, पहले थर्ड की बात कर लेता हूँ। थर्ड में बोला है p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। अगेन अगर आप p को ले लेते हैं, लेट्स से 5 ले लिया आपने और q ले लिया आपने 6। देखो p प्लस क्यू 5 प्लस 6 11 है, प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट भी वैलिड है, थर्ड भी वैलिड है। ठीक है, हाँ अब बताओ, आपने सेकंड वैलिड किया था ना, कैसे आया था बताओ। आपने 1 and 2 बोला था ना, तो क्या एग्जाम्पल लिया था आपने, क्या था। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, आप चेक कर सकते हो। पी इज अ प्राइम नंबर, आप कोई भी नंबर लीजिए, 2 एंड कैन बी अ प्राइम, तो आप कोई भी चेक करके देख सकते हो, क्योंकि प्राइम नंबर के ना कोई फैक्टर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर को कभी भी कोई कॉम्पोजिट नंबर कभी भी डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्राइम, तो ये रीजन है
क्योंकि प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया, प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये जो क्यू है ये कभी उसे डिवाइड कर ही नहीं पाए। बट अगर मैं इसको इस तरह से बना देता हूं क्यू बाई पी, तो कोई आंसर बताएगा क्या होगा? उल्टा कर दिया मैंने, पी बाई क्यू की जगह क्यू बाई पी। कैन बी, एग्जाम्पल बोलो। 4/2 या वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और बताओ कोई और एग्जांपल। 9/3, वेरी गुड। और सोचो और सोचो, अच्छा लग रहा है। हाँ 18/3 नहीं यार, वो 6 आ जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, उसको प्राइम नंबर चाहिए ना। 15/3, गुड। बस इतना ही तो दिमाग चलाना है। 15/3, 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, और जो रिजल्ट आए वो भी प्राइम। ठीक है, तो बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर याद रख लो, वैल्यूज का पुट करके आराम से, एग्जाम में टाइम इतना होता है, आराम से आप देख सकते हो, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक क्वेश्चन पे आप 2 से 3 मिनट भी दे रहे हो तब भी चल जाएगा। ये कोई वो एग्जाम नहीं है जहाँ पे 10 सेकंड और 15 सेकंड में क्वेश्चन फिनिश करना। ठीक है, तो हर ऑप्शन को क्रॉस चेक करते रहना कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं मार्क करने से पहले, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि मैंने काफी बच्चों से यही सुना है कि पेपर बहुत अच्छा गया है, बट जो क्वेश्चन का वो आंसर मार्क करके आए थे वो गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी ज्यादा की। वो थोड़ा ध्यान रखना। कितना क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। ओके, अब प्राइम एंड कॉम्पोजिट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसको भी मैं नोट करके लिखवाता हूँ। सो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग इसको प्राइम या कॉम्पोजिट में कंसिडर कर लेते हैं, तो स्पेसिफिकली मैंने मेंशन करा दिया है। सेकंड, 2 is the only even prime number। चलो जिससे पूछो उसका वही बताना। आप बताओ उसका क्या मतलब हो सकता है, 2 is the only even prime number। इस लाइन का क्या मतलब समझ सकते हैं? रुको भाई रुको। हाँ, उन्होंने वैसे बता भी दिया अगर तुमने ध्यान से सुना हो। हाँ भाई, क्या मतलब है इसका? 2 is the only even prime number। तेज बोल ले यार, डरता क्यों है? 2 इज भी प्राइम नंबर है, ये तो इसकी हिंदी हो गई, इंग्लिश की हिंदी करना। मैथ्स लैंग्वेज नहीं है कि हम इंग्लिश की हिंदी कर रहे हैं। मैथ्स में क्या होता है, हम कोई लाइन को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कुछ और मतलब समझते हैं। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर का मतलब हुआ इसके अलावा जो नंबर होंगे सारे ऑड होंगे। ठीक है, बस इतना ही समझना है। एक लाइन पढ़ा तो उसका कुछ और मतलब लेना है। थर्ड, नंबर ऑफ प्राइम्स। कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 100, 25 प्राइम्स होते हैं। मैनुअली थोड़ा ना काउंट करने बैठोगे अगर क्वेश्चन आ गया। 1 to 50, 15 प्राइम्स होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा 51 से 100 के बीच में कितने होंगे? 10 होंगे। क्लियरली मैं लिखवा देता हूँ ट्विन प्राइम्स क्या होता है, कि जैसे क्वेश्चन में मेंशन हो गया पी एन क्यू आर ट्विन प्राइम्स, तो ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या हो ये पता होना चाहिए। तो ट्विन प्राइम्स मतलब प्राइम्स, टू प्राइम नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू।
एग्जाम्पल 3557 और बड़ा कोई एग्जाम्पल बोलो, बड़ा 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 70 और बड़ा यार 70-80 के पास पहुंचे, 41-43 नाइस। और सोचो थोड़ा और बड़ा लेके जाओ, पता चले कितना याद है आपको थोड़ा बहुत। 59-61 87 29 की टेबल में आता है, 29 into 3 87 होता है। चलो कोई नहीं, इतना काफी है, मेरे को तो बस देखना था कि कितना आपको याद है। 1 से लेकर 20 तक याद रखोगे काफी है, चल जाएगा काम। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 20 तक काफी है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम ट्रिपलेट, ऐसे 3 प्राइम जिनमें 2 का गैप है। ओनली 1 ट्रिपलेट, एक ही इकलौता ट्रिपलेट है, मतलब ऐसे 3 नंबर जिनमें 2 का गैप हो, उसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको एक दिखा देता हूं। n+2 n+4, क्वेश्चन में आया n n+2 n+4 आर 3 प्राइम नंबर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो जिसको नहीं पता ऑब्वियसली उसको तो लगेगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो सारे नंबर्स को चेक करता ही रहेगा, जिसको जितनी भी अच्छी मैथ आएगी वो उतने ही नंबर चेक करेगा, ये है इसमें पंगा। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में ट्रैप होने वाला है अगर जिसे नहीं पता, क्योंकि उसे रहेगा डाउट कि यार क्या पता कोई और भी नंबर निकल के आ जाए। 357 तो वो जल्दी से पकड़ भी लेगा बट उसके बाद भी चेक करेगा, बट आपको क्या याद रखना है, देयर इज ओनली 1 ट्रिपलेट पॉसिबल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जो भी लिखवाऊं बस उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाए। कौन सा 91 13 into 7 निकाल के बैठे हुए हैं लोग यार। देखो मैं एक आंसर देता हूँ, एक गूगल पे सर्च करियो, प्राइम नंबर फाइंड करने के ना 100-200 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो प्राइम नंबर फाइंड कर, छोड़ा IAS वाईएस। मैंने तो कोशिश कर ली थी अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, ठीक। तो बस ये है कि प्राइम नंबर पे पैसे मिलते, ये सच बात है, गूगल करके देख ले। ओके गाइस आगे चले, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ 6 पॉइंट, एवरी प्राइम नंबर greater than 3 can be expressed as 6k plus minus 1 form। मतलब सिंपल वे में समझे, कोई भी प्राइम नंबर आप 3 से बड़ा लीजिए, वो हर प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। अब 6k का मतलब क्या है, 6k का मतलब सिंपल सा है 6 का मल्टीपल, ठीक है। और प्लस माइनस 1 का मतलब है या तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम। एग्जांपल 17 इज अ प्राइम नंबर, सब इस बात से एग्री करेंगे, बट इसको मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ 6 into 3 minus 1, 6 के मल्टीपल से एक कम। कोई भी बड़ा, एक से बड़ा नंबर ले लीजिए आप, 71 को दिखा देता हूं मैं आपको, 6 into 12 minus 1, सारे प्राइम नंबर इसी फॉर्मेट में लाई करेंगे। 19 को चेक कर लीजिए आप चाहे, 6 into 12 plus 1। तो प्राइम नंबर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको जाननी जरूरी है, वो सारी यहाँ पे है। सी सेट इससे बाहर कभी नहीं पूछ पाएगा, अगर आएगा तो यहीं से आएगा क्वेश्चन,
ठीक है, ये दो तीन चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं। ऑब्वियसली ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और ये 6 वाला पॉइंट, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं बनाए। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सी सेट कैट्स से थोड़ा सा इंस्पायर होता है, वहां से क्वेश्चन उठाता है, तो चांसेस आर हाई कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन उठाए तो शायद इनमें से बन जाए, क्योंकि और सब क्वेश्चन तो उसने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं जो पिक करने वाले थे। अब बचे हुए ये प्राइम नंबर पे, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से कुछ बन जाए। डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके हैंडआउट में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक बार, देखने में थोड़ा सा स्केरी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू राइट साइड में गिवन है। where a and b are prime numbers and clearly mention है a is less than b, find the value of a। ठीक है, चलो समझते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्राइम नंबर का यूज होगा और थोड़ा सा ऑड इवन के कॉन्सेप्ट का। राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो ऑड और इवन में क्या है, वो ऑड है। एंड दो नंबर का सम ऑड तभी बनेगा जब एक ऑड होगा और एक इवन होगा। इस बात से एग्री करेंगे? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हमें पता है या तो ऑड प्लस इवन होगा या इवन प्लस ऑड होगा, राइट। अब प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही है, ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स एंड वी नो दैट ओनली 2 इज द प्राइम इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, इस लाइन पे क्वेश्चन है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ए और बी में ए छोटा है, तो क्या बी की वैल्यू 2 हो सकती है? तो किसकी वैल्यू 2 होगी? ए की ही होगी, अगर इवन में लेना है तो मेरे को, राइट। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इसको इवन बनाना होगा और इसको ऑड, तभी मेरे को सम इवन प्लस ऑड करके वो आएगा, राइट। क्योंकि मेरे को एक नंबर को इवन रखना है, अगर मैं इस वाले पार्ट को इवन रखता हूं तो इसको मुझे ऑड रखना पड़ेगा, बट एक ही इवन पॉसिबल हो सकता है, वो 2 है। अगर मैं बी को 2 दे देता हूं तो मेरे पास ए के लिए कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 सबसे छोटा भी प्राइम। ये भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्लियरली हमें पता है कि ये वाला केस वैलिड होने वाला है। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी डायरेक्टली वो क्या होगी, 2। और पूछा ही क्या है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज डायरेक्टली 2। आप चाहो तो बी भी निकाल सकते हो, बट वो ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा। कैसे निकलेगा, 2 की वैल्यू यहाँ पुट करके, फिर माइनस करके, और फिर 17 से डिवाइड करके, और फिफ्थ रूट लेके, वो बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई हाई फाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। सो डायरेक्टली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप कितना भी मैथ्स में अच्छा बच्चा है, उसे ये क्वेश्चन दिखाओगे तो उसके दिमाग में आएगा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो 30 सेकंड में आराम से किया जा सकता है। क्लियर है इतना पार्ट? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। आगे चलें। ओके गाइस, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। 8th,
ओके, डी पी बॉम्बे 13। ओके, सो 117 को देखकर हमें ये उसने बोला है रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 अनइक्वल इंटीजर। सो सबसे पहले एक समझ में आता है कि 117 को क्लासिफाई करना है, कुछ नंबर्स में ब्रेक करना है, ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब 117 को, अब यार इतना अगर आपको आइडिया है, देखो टेबल अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आती है तब भी थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। यार 117 को मुझे ब्रेक करना है, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। तो आपने 3 से डिवाइड किया, या राइट, बट आपको तो 5 नंबर्स में ब्रेक करना है, तो आप फिर से डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे? 39 को। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन अप्रोच किया तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आएगा, सबके लिए वो फ्रेश क्वेश्चन ही रहता है, चाहे आप अटेम्प्ट करो चाहे मैं करूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया यार 3 नंबर्स में मैंने ब्रेक कर दिया, ओके। उसके बाद मुझे 5 नंबर्स में ब्रेक करने, 5 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट नंबर है 1, उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने 1 को भी इंक्लूड कर दिया। इज दिस पार्ट क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड था, उसका नाम है अनइक्वल, ठीक है। अब अनइक्वल में कैसे यूज करना है? अब देखो 3 एंड 3 बोथ आर इक्वल, तो मैं क्या करूं? एक -3 एक +3 इन द सेम वे, एक -1 और एक +1, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिगड़ना चाहिए, प्रोडक्ट 117 ही आना चाहिए। अगर मैं एक नंबर को नेगेटिव लेता हूं तो मुझे नेगेटिव और चाहिए, तभी वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू टेक द सम ऑफ दीज 5 नंबर। सम लीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 30। बताइए कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसको ऑब्जर्व करना है कि 117 को 5 नंबर्स में ब्रेक करना था, तो उसको क्लासिफाई किया जितना हम ब्रेक कर सकते थे, और अपने आप एक आइडिया आता गया। क्लियर है सबको? 8th? चलिए गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल रैशनल नंबर इनटू p by q फॉर्म। मतलब क्या हुआ, जैसे इफ आई आस्क यू यार 1.3 है, तो 1.3 को 13/10 लिख देंगे, बहुत ईजी है, राइट। डेसिमल को हटाते हैं तो जितने बार डेसिमल उतने नीचे 0 आ जाते हैं, सबको आई थिंक पता ही होगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम कुछ इस तरह के नंबर्स में, x इज इक्वल टू लेट्स से 0.33 इनफाइनाइटली चल, या नंबर कुछ ऐसा है 0.141414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर एक डेसिमल है तो हम एक 0 लगा देते, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 2 0 लगा देते, बट यहाँ तो इनफाइनाइट है, तो उसको कैसे किया जाता है? तो स्कूल लेवल पे एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड होता था, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब नाउ नोटिस करिए इसको ना, इस तरह एक और फॉर्म में हम स्कूल लेवल पे लिख दिया करते थे कि 0.3, जो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट दिस एज 0.3 बार। जिस नंबर के ऊपर बार लगा है मतलब वो नंबर इनफाइनाइटली रिपीट होगा। इसी तरह से इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख दिया करते थे 0.14 बार। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं या इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, राइट। अब इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मेथड क्या बोलता है? कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, ये कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर इज 3, उसको आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए, ठीक है। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? आप देखो 3 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उतने 9 आप डिनोमिनेटर में रखें। एक बार सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। 14
repeats, so 14 will come in the numerator and 14 is a 2-digit number, so 29 will come in denominator. एक और एग्जांपल देखिए, suppose here 0.123 bar, so 123 in the numerator, 999 in the denominator. Clear? तो इसको यार ऑब्वियस सी बात है, आपको जरूरी नहीं है कि 3/9 आंसर मिले, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि 1/3, ये नहीं कि 3/9 नहीं दिख रहा तो आपने नन ऑफ दीज मार्क कर दिया, तो वो थोड़ा सा कर लेना, जैसे इसमें भी सिंप्लीफाई फर्दर किया जा सकता है, तो वो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ये 3 बेसिक एग्जांपल क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी को इंक्रीज करते हैं। फोर्थ, ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे 23 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं। तो अगर इसे बार फॉर्मेट में लिखें तो वी विल राइट इन दिस फॉर्म 0.123 बार। क्लियर? ओके, नाउ कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। यूजुअली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में क्या करते थे, जो नंबर होता था उसको एज इट इज रख देते थे, जैसे यहाँ पे 14, यहाँ पे 123, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 123 को एज इट इज रख, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा था तो 1 भी मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है। आप क्या करोगे, नंबर होल नंबर माइनस दैट नॉन रिपीटिंग पार्ट, कौन सा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पार्ट है, 1 अपॉन, नाउ how many digits are repeating, 2, so 29, and how many digits are not repeating, 1, 0, 122/99, that's it। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ, 0.345 बार, 345 whole number minus non repeating part upon 29 because 2 digits are repeating and 10 because 3 is not repeating, so 342/99। क्लियर है इतना? करिए नोट, इसे नोट करने के बाद मुझे सेकंड का आंसर बताइएगा, सेकंड में अप्लाई करिएगा इस चीज को। गाइस आंसर बताइए फास्ट, सेकंड का बी, ठीक है। केस किसी को डाउट है तो देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से ए विल बी 0.7353535 एंड सो ऑन, ठीक है, दैट मीन्स 0.735 बार, number will be 735 minus 7 upon 990। रहिए, ये शॉर्टकट क्लियर है आपको, ठीक है, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, जिसमें ये कॉन्सेप्ट भी लगेगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा। एक बार जल्दी से आप थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Now can anyone tell me what is the value of x? बोलो x क्या आएगा इन फ्रैक्शन फॉर्मेट। भाई ये पॉइंट ए बी सी डी का बार है, तो कैन आई से ए बी सी डी अपॉन 4 टाइम्स 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो कॉन्सेप्चुअली जो हमने अभी सीखा था वहां से हमने इसको इतना कन्वर्ट कर लिया। अभी 50% क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा और बचा। देखते हैं, इफ x is multiplied by a certain natural number d, then the result is also a natural number। ठीक है, which of the following can be a possible value of d? बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यार ये क्या हाफ नेचुरल नंबर है? बताओ, हाफ नेचुरल नंबर है क्या? नो, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, राइट। ये हाफ नेचुरल नंबर किसकी वजह से नहीं है? 2 की वजह से नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो नेचुरल नंबर बन जाए? 2 का मल्टीप्लाई करूं। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो क्या सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करने पे ही काम होगा क्या? कोई भी 2 का मल्टीपल, मतलब मैं 4 का भी मल्टीप्लाई करूं, 6 का भी मल्टीप्लाई करूं, राइट। सिंपल वे में समझें, कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करे जिससे 2 कैंसिल आउट हो जाए। ये बात समझ में आ रही? तो ये जो इसी तरह से अगर मुझे राइट हैंड साइड में नेचुरल नंबर लेकर आना है, सो d हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ दिस डिनोमिनेटर, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा। तो d शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स 9। बताओ यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, बिकॉज 4 टाइम्स 9 के तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, हमें आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा है। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर ए। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो अपने आप में छोटा ही है, बट व्हेन यू डिवाइड ऑप्शन नंबर सी, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट भी यूज हो गया, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज हो गया, और थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी यूज हो गया। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो भी अभी तक पढ़ा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ उसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आज की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। अब वो 2 क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन उठ के आ रहा है। 2 क्वेश्चन पक डेफिनेटली इसी में से है। ठीक है, ओके। सो वो सी सेट का थोड़ा सा फेवरेट है, और उसको मैं अपनी लैंग्वेज में रूल ऑफ 1001 बोल देता हूँ। तो 1001 को देख के लोगों के दिमाग में आता है कि जिनको थोड़ी सी मैथ्स भी अच्छी आती है कि यार ये प्राइम नंबर होगा, इसको कोई और डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट 1001 जो है वो इन 3 नंबर से मिलके बना है। 7 इंटू 11 इंटू 30। सो प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स 7, 11 एंड 30, तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स, और तीनों की तीनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स।
ठीक है, अब इस पे कितनी वैरायटी से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं, देखिएगा साथ में। तो पहला पार्ट क्लियर है कि 1001 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive primes 7, 11 and 13. Next importance of 1001. If any 3-digit number multiplied by 1001, that number repeats. Number becomes ABC, ABC. कोई भी 3-digit नंबर, एग्जांपल ले लेते हैं, 345 into 1001, 34534, ये क्लियर है इतना, राइट? ठीक है, अब देखो यार यहाँ से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मैथ्स इज नॉट अ लैंग्वेज, मैथ्स से हम इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। मैं इससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, मेरे को किसी ने बोला 345 तो मैं यहाँ से पहली चीज़ इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे 1001 हिडन है। सुनते जाना जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बने हैं। 1001 हिडन है मतलब क्योंकि 1001 के मल्टीप्लाई से हुआ है, और जब 1001 हिडन है तो और क्या हिडन है, 7 हिडन है, 11 भी हिडन है, 13 भी हिडन। ठीक है, तो कोई भी अगर 3-digit नंबर रिपीट होता है तो 1001 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है, 13 का भी मल्टीपल है, राइट? इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूँ। एनी 3-digit नंबर रिपीट्स इवन टाइम्स, ये थोड़ा ध्यान देना, इवन टाइम्स, क्योंकि 345 दो बार आया, ऐसी 345 345 345 345 4 बार आएगा, तब ऐसा होगा। तो एनी 3-digit नंबर रिपीट्स इवन टाइम्स इज अ मल्टीपल ऑफ 1001, 7, 11। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, तब आपको इसकी और इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जब आप हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो वो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा रूल है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ABC इंटू डीड इज इक्वल टू ABC ABC। नंबर रिपीट हो गया तो क्या छपा होगा, 1001। तो ये डीड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1001 को। तो डी किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू है 0। देखो क्वेश्चन, और अगर किसी को ये नहीं पता तो उससे क्वेश्चन पक्का नहीं होगा। आप किसी भी मैथ्स वाले से पूछ लेना, उस पर क्वेश्चन हिलेगा नहीं, क्योंकि उसे 1001 का कंसेप्ट नहीं पता। बट जिसे पता है, उसे मैथ्स आती हो या ना आती हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस ये कॉन्सेप्ट पता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट की, इस पे क्वेश्चन हमेशा आया है। और भी दिखाता हूँ अभी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ABC इंटू 1001 इज इक्वल टू ABC ABC, दिस रिप्रेजेंट डीड, so D is equal to 1, E is equal to 0। ये आपका 10 का सॉल्यूशन हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइस ना? ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन करवाया 9th, पढ़िए खुद से, आप खुद से आंसर बता सकते हो। 9th पढ़ लीजिए आराम से सभी। क्लियरली क्या लिखा हुआ है, XYZ इज डिविजिबल बाई, डायरेक्ट मेरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, 7, 11, 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिसे नहीं पता उसके लिए डिफिकल्ट है, पर जिसे पता है उसके लिए बहुत आसान। दोनों क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो सीसेट ने बहुत आसान से क्वेश्चन डाले, मैं थोड़े से डिफिकल्ट ले आया हूँ, वो है 11th एंड 12th, कि भाई इससे डिफिकल्ट क्या ही बनाएगा वो। तो मैं 11th करा रहा हूँ, पहले देखते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर का मतलब होता है, सिंपल वे में समझें, जैसे मैं 8 को 4 से डिवाइड करूं, तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर विल बी 0। ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज और समझते हैं। मैं अगर बोल रहा हूं आपसे कि भाई कोई भी 3-digit नंबर 1001 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो रटने वाले फंस जाएंगे इसमें। वो सोचेंगे भाई 7, 11 नहीं दिख रहा तो हमसे तो नहीं होगा क्वेश्चन।
तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि अगर 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो 77 से भी डिविजिबल। ठीक है, तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना आप थॉट प्रोसेस ले पाओ, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बना। 345 रिपीट 60 टाइम्स, 60 मतलब इवन टाइम्स, 3 डिजिट नंबर रिपीट्स इवन टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 77। तो हमें तो पता है इवन टाइम्स जब आता है तो किससे डिविजिबल होता है, मतलब 11 इंटू 7 77 से डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, 11th का ही। बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर के हैं, डायरेक्ट लेकर कॉन्सेप्ट पता है तो फिट होता है। अब बात करते हैं 12th, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। A 300 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट्स इक्वल टू 1, सारे के सारे इक्वल टू 1 है। तो आप यहां से ये बोल सकता हूं, देखो 300 डिजिट का नंबर बनाना है, मैं जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया। अगर मैं ये नंबर लेता हूं, मतलब जो 1 है वो 300 टाइम्स आ रहा है, तो कोई बताएगा 111 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स। बताओ कितना क्लियर? 111 रिपीट्स 100 टाइम्स, हमारा कॉन्सेप्ट वापस आ गया कि कोई भी 3 डिजिट नंबर इवन टाइम्स, अगर इवन टाइम्स रिपीट करता है तो कैसे डिविजिबल होगा, 1001 से। ऑप्शन पढ़ते हैं, उसने बोला इस डिविजिबल बाय, किस ऑप्शन में 1001 दिखाई दे रहा है, डी में। हमें तो 1001 का कॉन्सेप्ट पता है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे डी, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन मेरे क्रिएटेड है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा और डिटेल वर्जन, ठीक है, और वो दो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो सी सेट तो बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछता है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल करा रहा हूं कि अगर वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ता है तो इससे आगे नहीं जाएगा। ओके, सो 1 रिपीट्स 300 टाइम्स, क्योंकि 300 डिजिट नंबर, 1 रिपीट्स 300 टाइम्स, तो 111 रिपीट्स 100 टाइम्स, ठीक है, और 111 मतलब 3 डिजिट नंबर, सो एनी 3 डिजिट नंबर रिपीट्स इवन टाइम्स, 100 is an even number, is divisible by 1001 and 1001 is given in option number D। ठीक है, आपको लगेगा यार 37 की तो डिविजिबिलिटी सिखाई नहीं, 101 की नहीं सिखाई, कैसे करेंगे, ये तो जानबूझ के मैंने ऑप्शंस ऐसे डाले थे कि आपको स्टिक रहना है अपने 1001 के कॉन्सेप्ट पे, आपको किसी और को ध्यान ही नहीं दे। नहीं यार, वो उसकी डिविजन है 37 से भी है डिविजन, जानबूझ के ऑप्शन मैंने जब डाले थे मेरे को पता था कि 37 से भी है, 101 से भी है, बट वो कंफ्यूज करने के लिए कि यार एक बच्चा जिसको मैथ्स आती भी होगी और जैसे एक कॉन्सेप्ट भी आता होगा, वो ये सोचेगा यार क्या पता ना हो 37 से, क्या पता ना हो 101 से, तो वो कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैंने ऑप्शन क्रिएट करवाया, क्योंकि 37 और 101 की भी डिविजिबिलिटी है, बट वो आपके लेवल पे आज तक नहीं पूछी गई, और पूछी जाएगी तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा, इतना ही बच्चे नहीं कर पाते। उसकी भी डिविजिबिलिटी है, 37 की है, 101 की है, 27 की है, सबकी है डिविजिबिलिटी। चलिए, अब सी सेट ने एक तो 1000 पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा, अब क्या है कि अब आइए 13th वाला क्वेश्चन जो है वो इसी पे क्वेश्चन बना, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना, उसको ध्यान देते हैं। मतलब सी सेट एक एक्स्ट्रा लेवल पे गया कि यार बच्चा इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कर पा रहा है, 1000 का रूल उसको समझ में आ गया, चलो इसको और फंसाते हैं, बट हमें फंसना नहीं है, हम बहुत स्टिक करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे। क्या बोला है, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, हमें तो 3 डिजिट नंबर की बात करना है, तो कोई मुझे बताएगा अगर 9 99 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो कहना है इसे 999, कोई बताएगा कितनी बार रिपीट करेगा, 33 टाइम्स। बताओ ये पार्ट समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? ओके, 999 33 टाइम्स रिपीट कर रहा है, किससे डिवाइड करना है आपको, 13 से। 13 वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, 7 11 13। अब मुझे बताना, ध्यान देना इस चीज को, अगर मैं आपसे बोलता कि 999 रिपीट्स 32 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना होता बताओ, 0 हो जाता रिमाइंडर। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया हुआ इवन टाइम्स में रिमाइंडर 0 है, बट 33 टाइम्स है तो एक 999 एक्स्ट्रा है,
तो उस 999 के लिए सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, इसके लिए सॉल्व करना है। क्या मतलब हुआ, हमने नंबर को अपनी फॉर्म में लेकर आए, हमारा फॉर्म बोलता है कि कोई भी 3 डिजिट नंबर इवन टाइम्स रिपीट करता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। यहाँ पे 99 से 999 टाइम्स रिपीट कर रहा था, तो पहले हमने 3 डिजिट नंबर फाइंड किया, वो है 999, और उससे हमने देखा वो 33 टाइम्स रिपीट करेगा। फिर हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर वो 32 टाइम्स रिपीट करता तो रिमाइंडर 0 होता। सो वी आर गेटिंग 1999 एक्स्ट्रा, तो उस 1999 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो 999 को 13 से हम डिवाइड कर सकते हैं इजिली। 13 7 91, this is 89, 13 6 78, that is option number A. तो सी सेट थोड़ा सा लेवल वाइज बढ़ा है, इस पे 1001 पे एक लेवल आगे गया, वो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रखना है कि मेरे को सिखाया गया है इवन टाइम्स तक रिमाइंडर 0, तो मैं उतना निकाल देता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसके लिए सॉल्व कर, ये ध्यान रखिए। अभी 13 की जगह 11 भी आता या 7 आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 999 को ही डिवाइड कर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर ये बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जितना आपने सीखा है कितना अच्छे से आपको समझ में आया है। ठीक है, जवाब दीजिएगा, तो बहुत फास्टली आंसर दे सकते हो अगर ध्यान से समझो तो। रिमाइंडर पूछने वाला हूँ, फास्ट, 3 डिजिट नंबर इवन टाइम, क्लियर? बताइए। हुआ क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो, एक एक्स्ट्रा पार्ट बचा। ठीक है, क्लियर? मतलब ऐसे स्कूल लेवल पे नहीं कर सकते कि हम इसको यहाँ से उड़ा दें, बट हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, इस वजह से हम बोल पा रहे हैं। मैथमेटिकली तो एक गलत हो जाएगा कि यार इसको ऐसे कैसे उड़ा दिया, बट हमने पूरा डिराइव किया हुआ है, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए। तो क्योंकि हम 11 को 7 से डिवाइड, क्लियर है ना? अब कितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इस पे एक क्वेश्चन पक्का आया, इस बार भी आया 2024 में। 345, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 345 इवन टाइम्स, 345 इवन टाइम्स रिपीट करता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, सो 1345 इज एक्स्ट्रा। सो उस 345 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 345 ही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। भाई किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ लेना। ये वाला आई थिंक पार्ट क्लियर होगा, 345 को 1001 से डिवाइड करके। अगर नहीं है तो उसको भी मैं मैथमेटिकली प्रूफ दे देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन, 0 0 और इसलिए आया 345 आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसलिए 345 है। तो इसलिए बेसिक रूल ये बोलता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली रिमाइंडर हो जाता है।
बट ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से बड़ा है, जैसे इस केस में, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। कर लीजिए इन एग्जांपल्स को जिसको नोट करना है। यही क्वेश्चन का आंसर और दे देना बस। क्वेश्चन सेज 1 repeats 600 times divided by 7। पेन पेपर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बताओ। कि अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि 3 डिजिट नंबर मिले तो हम 1 से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे 111 कैसे मिलेगा। 111 रिपीट्स 200 टाइम्स, तो 111 इवन टाइम्स रिपीट किया, 7 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर इज सी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस, मतलब इस जो भी टॉपिक आज डिस्कस किया इसमें 2 क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं, अगर चीजें चेंज नहीं हुई, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर से तो आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने नोटिस की करोगे तो इस शीट में या जो भी आगे वाली शीट होगी उसमें मैंने कैट 2000 सीसैट 2024 के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज आई वांट कि आप इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जब हमारा सीसैट कोर्स कंप्लीट हो जाए, उस सीसैट को एक प्रॉपर टाइम बाउंड में अच्छे से देना, और उसमें देखना कि कितना आपने अच्छे से पढ़ा है, कितना चीजें अच्छे से आपने समझी और कितनी चीजें अच्छे से रिटेन कर पाए, और फिर अपने मार्क्स उसमें जज कर। इंटेंशनली मैंने सीसैट 2024 के कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा, बट इतनी गारंटी है जो भी पढ़ोगे उससे सीसैट 2024 के क्वेश्चंस क्या सीसैट 2025 का भी क्वेश्चन आराम से कर पाओ। ठीक है, अभी आई वुड सजेस्ट कि आप 2024 का सीसैट वाला पेपर मत देखिएगा, उसके अलावा अगर आपको और कोई पेपर देखना है तो देखिएगा, उसको फ्रेश रखना। एक बार सीसैट कोर्स कंप्लीट हो उसको एक टाइम बाउंड में 2 आवर्स के में अच्छे से देखना कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है, कितना नहीं। फाइन, वो ज्यादा आपको जज कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है जब हम मॉक देते हैं उतना हमारे पास प्रेशर नहीं होता, बट जब हम एक एग्जाम देते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहले से फियर रहता है कि यार हम सीसैट का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बट मॉक देते हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमें फियर कम होता है, बट जब हम एक्चुअल पेपर देते हैं तो 10% 20% फियर ज्यादा होता है, तो वहां से आपकी शायद परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकती है। तो फिर आपको इंप्रूवमेंट करने का भी मौका मिलेगा कि हाँ यार मेरे को सी सेट से डरना नहीं है, वही चीजें मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।